हेलो कमांडोज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे गोटेक प्लस। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास 8 का चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या है? सबसे पहले जो मेन थिंग आती है अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स फार्मिंग में जो फार्मर्स प्रेफर करते हैं वो है क्रॉप्स। ये क्रॉप्स जो हो, जो प्रोडक्शन हो क्रॉप्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, ये भी कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ वेज के थ्रू हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो 8th क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कि क्रॉप का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम कैसे उगा सकते हैं, और उनका जो मैनेजमेंट होता है कि उनको हार्वेस्ट करके किस जगह पर स्टोरेज किया जाता है, उनको कहाँ कहाँ पर स्टोर किया जाता है, व्हाट आर द मेथड्स टू स्टोर दीज, ये सभी हम पढ़ेंगे क्लास 8 में। तो पहली बात आती है हमारी कि जो क्रॉप है, क्रॉप क्या होते हैं, व्हाट आर द क्रॉप्स। जैसे हम हिंदी में कहते हैं क्रॉप्स को फसल, क्रॉप हम हिंदी में कहते हैं फसल। फसल फसल का मीनिंग क्या होता है? फसल की अगर कोई डेफिनेशन पूछे जस्ट एज द क्रॉप मीन्स व्हाट इज द क्रॉप, सो वी कैन राइट लाइक दिस द cultivation of the same kind of plants on a large scale, it's called crop. क्रॉप होती है कि किसी भी एक बड़े क्षेत्र में मीन्स किसी भी बड़े से एरिया में, जैसे हम खेत कहते हैं, एक फील्ड में किसी भी प्लांट को, एक सेम काइंड ऑफ प्लांट को ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड द क्रॉप। अब क्रॉप हम इसको नहीं कह सकते जैसे कि अब ये एक फील्ड है, अब एक फील्ड में हमने कोई भी एक प्लांट लगा दिया, वीट, हमने वीट ग्रो कर दिया इसमें, फिर हमने वन प्लांट लगा दिया बाजरे का, देन वन ग्राउंडनट, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करेंगे एक सेम फील्ड में, तो दैट इज़ नॉट द क्रॉप। क्रॉप वही है जिसमें एक फील्ड में एक जैसे प्लांट को ग्रो किया जाए, दैट इज कॉल्ड द क्रॉप, उसे हम क्रॉप कहेंगे। क्रॉप की हम डेफिनेशन देख ली कि जो कल्टीवेशन मीन्स उसको पैदा करना, उसको कल्टीवेट करना, कैसे भी करके बाय द मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, एक बड़े क्षेत्र पर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करना, कल्टीवेट करना, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। तो हमने क्रॉप प्रोडक्शन में से क्रॉप का मीनिंग हमें आता है, मीन्स क्रॉप को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब क्रॉप के बाद आता है हमारा प्रोडक्शन आप समझ सकते हैं कि जैसे भी क्रॉप में, फार्मिंग में क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, मीन्स प्रोडक्शन क्या होगा। प्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज़ का बढ़ना, उसकी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। मीन्स जैसे कि पहले अब एक फील्ड में 10 टन क्रॉप जो है हमें ग्रेन्स प्राप्त हो, मीन्स वी आर गेनिंग 10 टन ग्रेन्स। अब उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसमें जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करेंगे, उससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मीन्स 10 से इसका 30 टन हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया बाय 20 टन, मीन्स जो 20 है ये हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, इतना प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो गया क्रॉप्स में बाय एडिंग द फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, फ्यूमिगेशन, एनीथिंग। ओके,
क्रॉप प्रोडक्शन हमने समझ लिया। एंड मैनेजमेंट में उसको कैसे भी करके मीन्स जो क्रॉप्स होते हैं उनको प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिंग मेजर्स ऑफ द क्रॉप्स, उनकी जो स्टोरेज होती है हार्वेस्टिंग करने के बाद उनको जो स्टोर किया जाता है वो जूट बैग या सिलोज में स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने के जो मेथड्स होते हैं, जो प्रिवेंशन होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें स्टोर किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी भी एक जगह पर स्टोरेज में डाल दिए, वो ऐसे तो ख़राब हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। क्रॉप के बारे में हमने समझ लिया। अब क्रॉप के बाद आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के भी टाइप्स होते हैं। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 7th में और 6th में भी। दैट क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स के क्रॉप होते हैं। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? खरीफ क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन एट द रेनी सीजन्स। ये क्रॉप्स वो क्रॉप होते हैं विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं या जो भी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं, उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। जो कि हमारा जून टू सितंबर तक इनका ड्यूरेशन होता है। एंड द ड्यूरेशन इज जून टू सितंबर। इनको जो कल्टीवेट करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है खरीफ क्रॉप्स का, वो होता है जून टू सितंबर में। जून टू सितंबर के बीच में हम इन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, इन्हीं क्रॉप्स को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। अब जो सेकंड टाइप की क्रॉप्स थी वो थी हमारी रबी क्रॉप्स। और जो पहले जो खरीफ क्रॉप्स में जो क्रॉप्स आती हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल में जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो है पैडी, मेज, कॉटन, एसेट्रा। ऐसे ही बहुत है, मैं अभी ये एग्जांपल लिख रहा हूँ। सेकंड टाइप की जो क्रॉप थी वो थी हमारी पैडी, रबी क्रॉप्स। ये क्रॉप्स होते हैं, दीज आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। ये क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं। अब मैं आपसे ये लिख रहा हूँ कि विंटर सीजन। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो आप खुद लिख सकते हैं। मैं बस आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि एक आइडिया दे रहा हूँ कि उससे आप उसको जो एक्सप्लेन कर सकते हो ईजिली कर पाएँ। तो मैं सिर्फ कंसेप्ट बताता हूँ स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट के दिमाग में कंसेप्ट आ गया तो कुछ भी कर सकता है। अब विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं। अब जो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, ये दो क्रॉप्स हैं, अब ये विंटर सीजन में ही उगाई जाती, कल्टीवेट कर सकते हैं इनको, और इनको रेनी सीजन में ही कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर हमने ये रबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में है, इसकी क्रॉप हमने खरीफ क्रॉप्स के सीजन में, रेनी सीजन में ग्रो कर दी तो क्या हो जाएगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो एग्जांपल था खरीफ क्रॉप्स में, एक और वीट जो कि हमारी खरीफ क्रॉप है, अगर हम वीट को विंटर के मौसम में रबी क्रॉप्स में कल्टीवेट करेंगे तो क्या होगा? अब वीट जो है, वीट को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसकी? वाटर की। अब वाटर उसको विंटर सीजन में मिलेगा नहीं। अब वाटर नहीं मिलेगा तो वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? इसमें डिसीज़ फॉर्म होंगे। डिसीज़ अगर होंगे तो क्या होगा? जो फसल होगी, जो प्रोडक्शन होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। डिक्रीज़ होने से क्या होगा? जो हमारी जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिकल स्थिति, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन, वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ? सब कुछ डिक्रीज़ हो गया, सब कुछ रिड्यूस हो गया। मीन्स हमने वीट रबी क्रॉप है जिसको वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है,
और वाटर की रिक्वायरमेंट हम कब उसकी पूरी कर सकते हैं? इन द रेनी सीजन में, क्योंकि रेनी सीजन में तो बारिश होती है, तो बारिश से उसकी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको प्रोवाइड हो जाती है। बट लेकिन अगर हमने इसको रबी क्रॉप्स के सीज़न में एज अ विंटर सीजन में हमने इसको ग्रो करने की कोशिश की, मीन्स ग्रो किया, तो ये ग्रो नहीं हो पाएगा। इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वाटर रिक्वायरमेंट इसको पूरी नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा, ये इसमें तरह तरह के डिसीज़ जो होते हैं वो फॉर्म होंगे। तो क्या होगा कि जो डिसीज़ हैं, अब डिसीज़ इन जो वीट होते हैं इनको हम ही गेन करेंगे, मीन्स इन्हें हम ही खाएंगे। हम खाएंगे तो हम भी इस डिसीज़ से इन्फेक्ट भी हो सकते हैं। क्या हुआ, ये फिर से हमारे पास ही आ गए। तो ऐसा नहीं है कि हम रबी क्रॉप्स के जो विंटर सीजन में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको रेनी सीजन में ग्रो कर पाए, नहीं, ये पहले से डिसाइडेड है। अगर आप रेनी सीजन से विंटर सीजन में करेंगे तो नहीं हो पाएगा, और विंटर सीजन से रेनी सीजन में जो भी क्रॉप्स होंगे उनको ग्रो करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। जो जैसे क्रॉप्स आपको ग्रो करनी है वो अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, आपको अकॉर्डिंग टू द सीजन भी कह सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द विंटर, अकॉर्डिंग टू द वेदर भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट भी कह सकते हैं। मीन्स इन तीन के जो फैक्टर होते हैं इनके अकॉर्डिंग हम किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। हमें पढ़ा रहा था कि रबी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं, इनका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो होता है अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च तक रबी क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा आपके दिमाग में, जैसे कि अब हमने इंग्लिश में तो जो इंग्लिश है एनसीईआरटी बुक्स में हमने ये बस 2 टाइप्स की क्रॉप्स पढ़े हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। लेकिन जब आप एसएसटी क्लास में जो एसएसटी सर होते हैं सोशल साइंस पढ़ाते हैं, आप सोशल साइंस की बुक में 8th क्लास में या 9th क्लास में, 8th में होगा, 8th में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी 3 टाइप्स की क्रॉप। 3 टाइप्स की क्रॉप मिलेंगी आपको, एक रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, एक जायदा, हिंदी में मिलेगी जायदा या कुछ ऐसे ही, मुझे ध्यान नहीं है। ये भी एक क्रॉप होती है जो कि आपने देखा होगा अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च तक हम रबी क्रॉप्स को करते हैं, और जून टू सितंबर से हम खरीफ क्रॉप का। इसके बीच में जो मई अप्रैल है, अप्रैल मई जून, जो 2 मंथ्स हैं अप्रैल और मई, इन 2 मंथ्स में हम जो 3rd टाइप की जो क्रॉप होती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, कुकुम्बर और जो वाटरमेलन, मेलन, जितने भी फ्रूट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स होते हैं इनको हम कल्टीवेट करते हैं, इनको हम ग्रो करते हैं इन 2 मंथ्स में, अप्रैल और मई। इन 2 मंथ्स में हम दीज टाइप्स ऑफ जैसे कि वेजिटेबल्स और वाटरमेलन और मेलन्स, कुकुम्बर, ककड़ी, इन जैसी टाइप्स के क्रॉप्स को हम कल्टीवेट करते हैं। अब 2 टाइप्स के हमने क्रॉप पढ़ ली। अब इसके बाद आते हैं हम जो क्रॉप है, क्रॉप को हम कल्टीवेट कैसे करते हैं। जो क्रॉप को कल्टीवेट करने के जो मेथड्स होते हैं वो कैसे कैसे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग हम किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो क्या है और कितने हैं, सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। हम पढ़ने जा रहे थे कि हम किस तरह किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Through agriculture practices, we can cultivate any kind of crop at any kind of scale, at any kind of field, at any kind of season. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि जो क्रॉप होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मीन्स जो मेथड्स होते हैं, वेज होते हैं। जैसे कि पहले हमें जो सॉइल है उसको पोरस बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, फिर हमें उसमें बीज डालने हैं, बीज डालने के बाद क्या करना है, उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करना है। देन द इरिगेशन प्रोसेस के थ्रू हमें उनको वाटर सप्लाई करना है। देन वाटर सप्लाई करने के बाद क्या है, उसको हार्वेस्ट करना है। उसमें से जो वीड्स होते हैं उनके वीड्स को
रिमूव करना है, उसके बाद स्टोरेज करना है, ये सब मेथड्स हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं। लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट मेथड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल है, सॉइल को हमें सबसे ज़्यादा पोरस बनाना है। अब सॉइल को प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट है उसको पोरस बनाकर, पोरस का मतलब हो गया कि उसको एकदम सॉफ्ट बनाकर, जैसे कि जो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, जो गैसेस को एक्सचेंज करने की प्रोसेस हो वो इजीली कंज्यूम हो पाए, इजीली रोल हो पाए, उसे हम क्या कहेंगे? पोरस। उसको जो सॉइल है उसको हम पोरस करते हैं। देन जो सॉइल है वो हमारे टेक्सचर को बनाती है, मीन्स हमारे टेक्सचर बोले तो जो सॉइल है टेक्सचर को फॉर्म करती है। किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए जो टेक्सचर फॉर्म किया जाता है वो सॉइल के द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो हम सॉइल को सबसे ज़्यादा कल्टीवेट और पोरस बनाते हैं, और जो हमारे टेक्सचर को भी फॉर्म करती है। अब एक और बात है, तो जो सॉइल है, सॉइल में हम जानते हैं जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स एंड ह्यूमस, जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए हमारे सॉइल में। जो ह्यूमस है वो हमें किससे मिलता है? और एक और क्वेश्चन आ रहा है होगा आपके दिमाग में कि हाई डू वी टर्न द सॉइल? वाई डू वी टर्न द सॉइल? ये जो सॉइल होती है, सॉइल को हम टर्न क्यों करते हैं? आपने देखा होगा जब कोई कल्टीवेटर आते हैं, कोई ट्रैक्टर होता है, तो उसके पीछे जब कल्टीवेटर लगा होता है वो क्या करता है? सॉइल को टर्न कर देता है। ये सॉइल है, ये सॉइल है, और ये अंदर की पूरी पूरी सॉइल है। अब जो कल्टीवेटर होगा वो कल्टीवेटर यहाँ से आएगा, ऐसे लाएगा, और इस सॉइल को यहाँ पर ला देगा, और इस सॉइल को ऊपर वाली को नीचे वाली को ऊपर ले जाएगा, और ऊपर वाली को नीचे ला देगा। क्यों? कोई आइडिया? मैं बताता हूँ कि जो नीचे की जो सॉइल होती है वो ह्यूमस से भरी हुई होती है, और जो ह्यूमस है वो क्या है? इट इज़ द डिकम्पोज्ड मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिजम्स के डिकम्पोज होने के बाद फॉर्म होता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट हो, एनिमल हो, या किसी की डेड बॉडी हो, कुछ भी हो, बट जो भी बायोडिग्रेडेबल हो, जो डिकम्पोज हो पाए, उसे हम अगर जो है वो सॉइल के नीचे होगा, अब वो क्या होगा? वो डिकम्पोज हो जाएगा। इसका मतलब है वो ह्यूमस के फॉर्म में परिमीस फॉर्म हो जाएगा, ह्यूमस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसलिए जो इसमें जो है जैसे ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मर जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, फॉसल्स, फ्यूल्स, ये सब होते हैं, ये जब बायोडिग्रेडेबल और डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज होने के बाद ही ह्यूमस को फॉर्म करते हैं, जो कि एक रिच कंपाउंड है, रिच कंपाउंड फॉर प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा रिच कंपाउंड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स के लिए ज़रूरत है। प्लांट्स की ज़रूरत से ज़्यादा ये सॉइल के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, सॉइल के टेक्सचर को उससे भी ज़्यादा बढ़ाता है। उसकी जो पावर होती है किसी भी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की, ये ह्यूमस सॉइल को और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। तो यही हो गया इसका आंसर, दैट व्हाई डू वी टर्न द सॉइल? सॉइल को हम टर्न क्यों करते हैं? बिकॉज द ह्यूमस विच इज प्रेजेंट below the layer of the soil, which is rich in the humus, which is the rich compound of the plant, which helps the plants to grow and remove the diseases which will occur during their preparation, or during their formation, or during their cultivation, ये आंसर हो गया हमारा कि हम सॉइल को इसलिए टर्न करते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल हमको आगे मीन्स किसी भी कल्टीवेटर या किसी भी ट्रैक्टर के द्वारा सॉइल को
टर्न करना, सॉइल को टर्न आउट करना, और सॉइल को टर्न आउट क्यों करना ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोइंग। सोइंग का मतलब होता है जो आपके पास सीड होते हैं, सीड्स को बोना, ये जो सीड्स होते हैं सीड को बोना जिससे कि वो जर्मिनेट हो सके। जर्मिनेट क्या होता है? जर्मिनेट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सीड्स में, सीड के जो सीड होते हैं उसमें से रूट और स्टेम बाहर आते हैं जिससे कि वो ग्रो करता है। और जो जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो एक पोरस सॉइल में, जब सॉइल को पोरस कर देंगे मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉफ्ट बना देंगे, तभी हम इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, जर्मिनेशन की प्रोसेस को, जिससे कि जो सीड होंगे, जो सीड हैं जैसे कि ये है, इसमें से ऐसे आपने देखा होगा एक स्टेम निकलती है जो कि सॉइल के ऊपर होती है। देखिए हमारी सॉइल और ये हमारी जर्मिनेशन की प्रोसेस, जिससे क्या है सॉइल पोरस है। सॉइल पोरस होने की वजह से ये जो सीड है जर्मिनेट कर पा रहा है। अगर सॉइल हमारी हार्ड होगी ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। जर्मिनेट नहीं कर पाएगा तो क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सीड से तो हमारा प्लांट बनेगा, प्लांट बनने के बाद हमारी जो ट्री है, ट्री भी बनते हैं। हाँ, जर्मिनेशन की प्रोसेस ऐसे होती है। नेक्स्ट के बाद आते हैं सोइंग। हमारा था सोइंग में जो सीड्स होते हैं वो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स को भी हम पहचान सकते हैं। कैसे? आपके इस बुक में एक एक्टिविटी दी होगी, जिस एक्टिविटी में बताया होगा कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक्टिविटी में दिया होगा कि आपको एक वाटर लेना है, किसी बेकर में वाटर लेना है, देन आपको 2 टाइप्स के सीड्स लेने हैं। मीन्स कैसे भी सीड्स लेने हैं आपको, एक गुड क्वालिटी के, बैड क्वालिटी के मुझे पता नहीं है। मुझे पता करना है कैसे कि कौन से सीड्स हमारी गुड क्वालिटी हैं और कौन से सीड्स हमारे बैड क्वालिटी के हैं। आपने बेकर लिया, बेकर में आपने वाटर ले लिया, इस लेवल पर वाटर। अब आपने सीड्स ले लिए। आपको सीड्स का क्या करना है, सीड्स को आपको इसमें पोर कर देना है, मीन्स इसमें पुट इन कर देना है, डाल देना है वाटर में। वाटर में जब आप डाल देंगे तो आप देखेंगे कुछ ऑब्जर्वेशन भी होगा। जब ऑब्जर्व करेंगे कि जो सीड्स हैं, कुछ सीड्स तो हमारे बॉटम में आ जाएंगे, कुछ सीड्स हमारे बॉटम में आ जाएंगे, और कुछ सीड्स जो होंगे वो ऊपर फ्लोट करेंगे। वाटर के ऊपर कुछ सीड्स होंगे जो फ्लोट करेंगे। अब ये डिफरेंस क्या है? ये हमारा गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड बैड क्वालिटी सीड्स को परफॉर्म कर, मीन्स हमें बता रहा है कि ये गुड क्वालिटी की सीड्स हैं और ये बैड क्वालिटी के सीड्स हैं। हम कैसे पता करेंगे कि जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो अंदर से खाली नहीं होते, मीन्स अंदर से हॉलो नहीं होते, लेकिन जो बैड क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं, मीन्स खाली होते हैं। जिससे क्या होता है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है वाटर के कंपैरिजन में। वाटर के कंपैरिजन में डेंसिटी कम होने के कारण वो ऊपर फ्लोट करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, दीज आर द बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स, these are the bad quality of seeds and these are the good quality of seeds. ऐसे हम पहचान सकते हैं कि कौन से सीड्स बैड क्वालिटी के हैं एंड गुड क्वालिटी के हैं। ये आपकी एक्टिविटी थी जो मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं एट द थर्ड वे। 2 वेज हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल को हमें प्रिपेयर करना है। सेकंड, सोइंग, हमें बीज बोने हैं। देन थर्ड है, थर्ड में हम पढ़ेंगे अबाउट
एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। थर्ड में पढ़ेंगे अबाउट एडिंग द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब जो सॉइल है, हमने सॉइल की प्रिपरेशन कर ली, उसमें बीज भी बो दे। अब क्या है, हम उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएंगे। न्यूट्रिएंट्स उनको जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएंगे वो थ्रू द मैन्योर्स, या तो खाद के द्वारा और बाय द रासायनिक पदार्थ के द्वारा। इन टू वे से हम सॉइल है उसको हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब पहले मैन्योर्स क्या होते हैं और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। मैन्योर्स के बारे में पढ़ें। मैन्योर्स जो होते हैं वो फील्ड में प्रिपेयर किए जाते हैं बाय द वेस्ट मटेरियल ऑफ द कैटल। जो कैटल होते हैं जैसे कि बफेलो, कैट, काव, मीन्स कोई भी कैटल, डोमेस्टिक एनिमल्स विच गिव्स द फैकल मैटर और वेस्ट मैटर। जो कि वेस्ट मटेरियल होता है कैटल का, एनिमल्स का, उसको हम क्या करते हैं, सॉइल में ऐड कर देते हैं, सॉइल में मिला देते हैं। सॉइल में मिलाने से क्या होता है, वो एक ह्यूमस रिच कंपाउंड होता है। ये क्या है, एक ह्यूमस रिच सब्सटेंस है। ये जो आपने देखा होगा यूरिया और जो वेस्ट मटेरियल है कैटल के, ये ह्यूमस से रिच होते हैं। ह्यूमस इसमें बढ़ा हुआ होता है जिससे ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देते हैं, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देते हैं, और जो सॉइल है उसको पोरस भी बना देते हैं, और सॉइल में जो वाटर की सप्लाई होती है वो भी इजीली हो जाती है। एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, हम गैसेस को एक्सचेंज भी कर सकते हैं इजीली। मैन्योर्स वो हैं जो कि फील्ड में बनाए जाते हैं और ये नेचुरल होते हैं। और थर्ड है कि जो मैन्योर्स हैं वो वेस्ट मटेरियल होते हैं ऑफ द कैटल और द फैकल मटेरियल। और जो मैन्योर्स है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को पूरा नहीं कर पाते। ये एक और पॉइंट है कि जो मैन्योर्स होते हैं वो ह्यूमस में रिच होते हैं, ह्यूमस इनमें भरा हुआ होता है। देन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं वो होते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स हमारे रिच होते हैं इन एवरी मटेरियल, इन एवरी न्यूट्रिएंट्स ऑफ द क्रॉप्स के हर एक न्यूट्रिएंट्स में फर्टिलाइजर्स हमारे रिच होते हैं। तो आपने एक एक्टिविटी और दी होगी आपकी बुक में जिसमें आपको बताया होगा कि जो आपको 2 प्लांट लेने हैं, 2 प्लांट को ग्रो करना है बाय द जर्मिनेशन प्रोसेस, उसकी सॉइल प्रिपेयर करनी है, देन उसमें सोइंग की प्रोसेस को आपको प्रोवाइड कराना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें जो एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर है इसको आपने 2 वेज में करना है। कैसे, फर्स्ट प्लांट में जैसे कि प्लांट ए और प्लांट बी है हमारे पास, प्लांट ए प्लांट बी। प्लांट ए में आपको मैन्योर ऐड करना है सॉइल में, प्लांट ए में आपको मैन्योर सॉइल में ऐड करना है, प्लांट बी में फर्टिलाइजर। प्लांट ए में आपको मैन्योर ऐड करना है एंड प्लांट बी में आपको फर्टिलाइजर ऐड करना है। देन आप कुछ आफ्टर द लेटर मीन्स कुछ लेटर ऑन पे देखेंगे आप, आफ्टर 3 वीक्स और 4 वीक के बाद आप देखेंगे कि जो मैन्योर में जो प्लांट है, जिसमें हम जिस सॉइल में हमने मैन्योर ऐड किया था उसमें जो प्लांट ग्रो हुआ है वो थोड़ा नीचे में, वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाया है, उसमें जो प्रोडक्शन हुआ है वो ज़्यादा नहीं हुआ। और लेकिन जब हम फर्टिलाइज़र, जिस सॉइल में हमने फर्टिलाइज़र को ऐड किया है उसे हम देखेंगे, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र को ऐड किया हुई सॉइल में जो प्लांट है वो तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। रैपिडली ग्रो होने के बाद उनका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इससे क्या पता पड़ता है कि जो मैन्योर है, मैन्योर इज़ नॉट द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट बट फर्टिलाइज़र इज़ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट। ये जो फर्टिलाइज़र उसमें न्यूट्रिएंट, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं प्लांट के लिए, बट मैन्योर में नहीं पाए जाते। इसमें ह्यूमस होता है, इसमें ह्यूमस नहीं होता। अब हम घर पे आते हैं 4th पॉइंट पे, सही 4th पॉइंट, जिसमें इरिगेशन।
इरिगेशन। इरिगेशन प्रोसेस वो है मीन्स द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द वाटर टू द क्रॉप्स। क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी पाइप के थ्रू या ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, मोड के थ्रू, देखने के थ्रू एंड चेन पैम्प के थ्रू एंड मेन प्रोसेस है उनके थ्रू क्या करते हैं उनके थ्रू हम वाटर सप्लाई करते हैं टू द क्रॉप्स पर। देन क्रॉप्स को हम वाटर सप्लाई करते हैं। अब वाटर तो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट के तरह वर्क करता है वाटर। अब वो वाटर है उनको गेन करना है। अब हम इरिगेशन प्रोसेस के थ्रू उनको वाटर तो सप्लाई कर रहे हैं। अब जो इरिगेशन प्रोसेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो इरिगेशन है, इरिगेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, टू मेथड से इरिगेशन हम कर सकते हैं एज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें हम कर सकते हैं टू टाइप से इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में आते हैं आपके मोड, चेन एंड एक्सेट्रा। और भी है आपके ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में आपके मोड देख लीजिए, चेन पम्प एंड मैनी मोर और भी हैं। तो ये आपके आते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में। और इस क्लास में आप पढ़ेंगे अबाउट द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आपके दिए हैं टू मेथड्स, जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। इनके बारे में पढ़ते हैं पहले हम। स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। फर्टिलाइजर वेट स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कि जो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका एक ट्यूब वेल ले लीजिए या कोई वेल ले लीजिए। अब वेल है, उसमें आपने एक पाइप लगा दिया अकॉर्डिंग टू द पाइप। अब पाइप को करने के बाद आपने परपेंडिकुलर पाइप्स जोड़ दिए। परपेंडिकुलर पाइप जोड़ने के बाद फिर जैसे कि हमारा एक वेल है, जिसे मैं आपको अभी पिक्चर दिखाता हूँ। ये आपका वेल है। अब वेल आपने देख लिया कैसे हुआ था। अब ये जो है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम से हम इजीली वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। इवन हैविंग द लेस अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स अगर आपके पास कम अमाउंट ऑफ वाटर है तभी हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो परपेंडिकुलर नोजल्स होती हैं और परपेंडिकुलर नोजल्स होती हैं वो मेन पाइप से अटैच कर दी जाती हैं, जिससे कि जो नोजल्स हैं वो 360 डिग्री पर रोटेट करती हैं। 360 डिग्री पर रोटेट करने के बाद क्या है, जो वाटर के थ्रू जो बाहर आता है, वाटर बाहर आने के बाद वो एज अ रेनिंग, जैसे कि बारिश होती है, बारिश होने जैसे कि महसूस होता है एज अ रेनिंग इज़ हैपनिंग, कि बारिश हो रही है। बारिश होते होते उसमें क्या है, जो नोज़ल है वो 360 डिग्री पर रोटेट करती है। 360 डिग्री पर रोटेट करने से उसमें लेस वाटर स्पेंड होता है। लेस वाटर स्पेंड होने से हम लेस अमाउंट ऑफ वाटर में भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मेथड है आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम ड्रिप सिस्टम इजी सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा, जिसमें आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। आप पिक्चर देख सकते हैं, आपने पिक्चर देखी, उसमें आपने देखा था कि जो ड्रिप सिस्टम है
उसमें जो वाटर है वो ड्रॉप टू ड्रॉप मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है, वाटर जो है वो प्लांट्स को सप्लाई हो रहा है धीरे धीरे एज अ स्लो प्रोसेस के थ्रू, और स्लो प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वो सप्लाई हो रहा है प्लांट्स को। सप्लाई होने के बाद जो वाटर है वो लेस अमाउंट ऑफ वाटर स्पेंड हो रहा है। सो दोनों ही प्रोसेस में ईजिली हम वाटर को सप्लाई कर सकते हैं, और दोनों ही इरिगेशन के प्रोसेस हैं और दोनों ही सिंपल प्रोसेस हैं। इससे हम लेस अमाउंट ऑफ वाटर स्पेंड होगा। सो 2 मेथड्स हमने पढ़े थे इरिगेशन में, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, जो कि थे हमारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। दोनों ही हमारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन थे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा रिमूविंग वीड्स। रिमूविंग वीड्स। अब फिफ्थ प्रोसेस में, अब फिफ्थ वे में हमें क्या करना पड़ता है, वीड्स को रिमूव करना पड़ता है। वीड्स क्या होते हैं, द अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो विद द क्रॉप्स। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के बीच में उग जाते हैं, और उगने के बाद क्या करते हैं, वो क्रॉप को उगने नहीं देते। जो हमारी रियल क्रॉप है, मेन क्रॉप है, उसको उगने नहीं देते, क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंसनट्रेट होते हैं, मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड कराते हैं क्रॉप्स को, वो क्रॉप्स प्रोवाइड कराते तो हैं हम, बट क्रॉप उसको गेन नहीं कर पाता, क्योंकि जो वीड्स होते हैं ये वीड्स उसको गेन कर लेते हैं क्रॉप से पहले, ये उसको गेन कर लेते हैं, जिससे कि जो क्रॉप्स है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते, उनमें डिसीज़ फॉर्म हो जाते हैं। तो वीड्स को हम इसमें बात करेंगे, हम वीड्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। वीड्स को हम सिंपल मेथड से रिमूव कर सकते हैं, जैसे एज अ खुरपी, आपने सुना होगा, खुरपी से एज अ फिजिकल मेथड से हम वीड को रिमूव कर सकते हैं बाय द अपरूटिंग, उसको जड़ से उखाड़ने से, बाय द अपरूटिंग और बाय कटिंग, बाय द खुरपी से भी हम कर सकते हैं। और मोर मेथड है, केमिकल मेथड से भी हम कर सकते हैं वीड्स को रिमूव, जैसे वीडिसाइड्स, जो वीड्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वीडिसाइड्स विच आर यूज्ड टू किल द वीड्स, वीड्स को किल करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं केमिकल्स, उन्हें हम कहते हैं वीडिसाइड्स। अब जैसे कोई भी केमिकल का नाम अब ले सकते हैं 2,4-D, ये क्या है, केमिकल का नेम है, एक वीडिसाइड है ये 2,4-D। अब ये जो D है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं। गूगल पे आप सर्च मारेंगे तो गूगल पे सर्च मारने से पहले अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि जो D है 2,4-D, इस D की फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इस D की फुल फॉर्म है डिक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। इस डी की फुल फॉर्म है वो है डिक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि जो डी है इसमें 2,4-D, इसकी फुल फॉर्म क्या है। मैंने ही आपको बता दिया, लेकिन आप एक बार कमेंट बॉक्स में और लिख के बताइए। 2,4-D जो हमारी डीऑक्सीक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। और भी हमारे जो केमिकल हैं, वीडिसाइड्स हैं, वो भी हैं, जैसे कि एट्रिजिन, ये भी हमारा एक वीडिसाइड है। और आइसोप्रूटोन, ये सब हमारे वीडिसाइड्स हैं जो आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। और अब वीडिसाइड्स हम रिमूव कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड से, जैसे कि हम उसको अपरूट कर सकते हैं, और केमिकल मेथड से भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। केमिकल्स यूज करके उन पे, जैसे कि 2,4-D, एट्रिजिन, आइसोप्रूटोन,
ये जो भी हैं ये सारे वीडिसाइड्स हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि वीड्स को रिमूव करना। अब जो सिक्स्थ मेथड है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग सिंपल मेथड हम बता सकते हैं, जैसे कि किसी भी क्रॉप की मैच्योरिटी टाइम होने के बाद, मीन्स किसी भी क्रॉप के मैच्योर होने के बाद उसको हार्वेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मीन्स द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर मैच्योरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हम लिख सकते हैं इसकी डिफाइन, जैसे कि किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट, जैसे कि मैं बताया था हार्वेस्टिंग, किसी भी क्रॉप के मैच्योर टाइम पर पहुंचने के बाद उसको हार्वेस्ट करना, इसको हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग हमारा सिंपल जो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें जो क्रॉप है वो मैच्योर हो जाती है, उसके बाद उसको हार्वेस्ट करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। सिंपल है। हार्वेस्टिंग आप किसी भी फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, या किसी भी ट्रैक्टर या कंबाइंड मेथड से भी कर सकते हैं आप, या किसी की हेल्प से भी कर सकते हैं, या किसी मशीन से भी कर सकते हैं। तो ये जो है हार्वेस्टिंग में आता है आपका। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये हमारा 7 छोटा टॉपिक है स्टोरेज है। स्टोरेज में हमारे जो हार्वेस्टिंग करने के बाद, हार्वेस्टिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास क्रॉप है, अब क्रॉप्स को हम स्टोर कैसे करें, किस तरह से हम क्रॉप को स्टोर करें जो क्रॉप है वो ख़राब ना हो, स्पॉइल ना हो। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि जो स्टोरेज है वो आपने अपने दादाजी या किसी भी ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को देखा होगा, जब वो स्टोर करती है ग्रेन्स को किसी भी गोदाम में जब वो स्टोर करती है, तो इसमें आपको ने देखा होगा कि वो नीम की लीव्स को इसमें ऐड कर देती है। क्यों? आपको यही तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जो नीम है वो लीव्स में, जो नीम लीव्स हैं वो क्यों ऐड किए जाते हैं इन द ग्रेन्स को जब स्टोर करते समय हम नीम लीव्स को उसमें ऐड क्यों करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है। मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में लिख के आपको मुझे बताना है नीम लीव्स को क्यों ऐड किया जाता है। तो स्टोरेज में हम पढ़ रहे थे, जो स्टोरेज है वो हम सिलोज में कर सकते हैं और इन द जूट बैग। पहले आपने देखा होगा जूट बैग में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज गैस को स्टोर किया जाता था। और जो सिलोज है, जैसे कि आपने देखा हो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के थ्रू डैम्स बनाए जाते हैं, कुछ बड़े बड़े से उसमें स्टोरेज के तौर पे उन्हें हम कहते हैं सिलोज। अब हम गैस को या तो सिलोज में स्टोर कर सकते हैं या जूट में स्टोर कर सकते हैं। अब जो स्टोर करते समय हमें कुछ प्रिवेंशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो ग्रेन है वो आपकी जो ग्रेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई होने चाहिए। इसको स्टोर करने से पहले आपको अपनी ग्रेन्स को ड्राई करना है। उसके बाद ड्राई करने के बाद आपको कुछ भी एक ऐसी सब्सटेंस आपको ऐड करना है जो कि फ्यूमिगेंट के रूप में परफॉर्म करे एज अ फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट क्या होता है आपकी बुक में दिया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। फ्यूमिगेंट वो होता है जो कि एक पॉइजनस मटेरियल को फॉर्म करे, जो पॉइजनस सब्सटेंस को फॉर्म करता है, जिससे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, वो ग्रेन्स को टच ना कर पाए। और जो फ्यूमिगेंट है वो हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, बट ये जो इंसेक्ट्स और पेस्ट को उनको रिफ्रेन करता है हमसे, बस एक टॉक्सिक सब्सटेंस को फॉर्म करते। सिंपल है। तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सॉइल को पोरस बनाना है। देन उसमें जो बीज होंगे, जो आप सीड्स को ऐड करेंगे, वो जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू जर्मिनेट होंगे। देन जर्मिनेट होने के बाद क्या करना है, आपको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं। देन उसमें इरिगेशन प्रोसेस के थ्रू आपको वाटर सप्लाई करना है।
देन वीड्स को रिमूव करना है। आप वीड्स को रिमूव नहीं करेंगे तो जो क्रॉप है वो अच्छी तरह से ग्रो अप नहीं हो पाएंगे। देन एट द मैच्योरिटी टाइम पे आपको उनको हार्वेस्ट करना है। देन इनको हार्वेस्ट करने के बाद स्टोर करना है। देन अगेन यही प्रोसेस होगा टू द नेक्स्ट थिंग। सो इसी के साथ थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए जिससे कि जो 8th क्लास का पूरा सिलेबस है मैं आपको बता चुका हूँ, और जो 9th क्लास है 9th क्लास को भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।